हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है या फिर इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उससे संबंधित आज मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट वीडियो मतलब इसी वीडियो के अंदर आपके जितने भी यूनिट हैं, चाहे उसमें ग्रामर आती हो, चाहे उसमें पैसेज आता हो, चाहे लेटर ईमेल कुछ भी आता हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वो भी करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो ऐसे राइटिंग आती है वो भी करवाने वाला हूँ। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप मान लीजिए रामबाण वीडियो है। अगर आप काफ़ी बच्चे कहते हैं सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने तो कभी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से पास होता था। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भी अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप बहुत आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होगे, ये भी बता देता हूं। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको पता है दोनों चीज़ें फ्री है। आप में से 90% बच्चे चैनल को वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी दबा देना सब्सक्राइब बटन के पास में। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ईमेल लिखना आता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, और जो कल आपका पेपर उसके अंदर भी ईमेल आने वाला है। तो ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जब ईमेल लिखते हैं, वैसे तो ईमेल और जीमेल एक ही चीज़ होती है, दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। फर्क कितना अलग अलग कंपनी के होती है। जीमेल होती है वो गूगल मेल के द्वारा हो जाती है, ठीक है। तो सभी जो मेल होती हैं उनका लिखने का एक ही तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के द्वारा जो जीमेल लिखी जा रही है। जैसे आप है, आपका नाम संजीव है, आपकी जो जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है वो क्या नाम है, संजीव 124@gmail या email.com। तो ये क्या हो गई, आपकी जो खुद की जो ईमेल आईडी जहां पर लगती है वो वहां पर क्या लिखा आएगा साइड में उसके, फ्रॉम। आज आप अच्छे से जीमेल को चेक करना, आपको देखने को मिलेगा वहां पे फ्रॉम जो इसके द्वारा लिखी जा रही है उसका जो ईमेल एड्रेस आता है उस वहां पे क्या लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। फिर आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो वहां पर क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप भेजना चाहते हो मोहन को, तो उसकी जीमेल आईडी है मोहन सिंह और 43@email.com। तो आप उसको भेजना चाहते हो तो टू पर किसका लिखोगे, जिसको ईमेल है वो भेजना चाहते हो उसकी ईमेल लिखी जाती है। फिर अगले वाला पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके नीचे क्या आता है, फ्रॉम टू के नीचे क्या आता है, आप अच्छे से चेक करना, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, मान लो कि एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लिखो दोगे रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सर्टिफिकेट। तो जो इस चीज़ के लिए चाहिए, जैसे आप लेटर में भी तो लिखते थे सब्जेक्ट, वैसे ही लिखना होता है ईमेल के अंदर भी सब्जेक्ट विषय, ताकि जो ईमेल को पढ़ने वाला उसको सीधा सीधा पता चल जाए कि ये ईमेल इस चीज़ के बारे में है। फिर आपको क्या देना होता है, संबोधन देना होता है। सेम रिस्पेक्टेड सर मैडम, आप जो भी देना चाहो, आप जिस भी अधिकारी को लिखना चाहते हो, रिस्पेक्टेड एडिटर आप, या फिर एडिटर जो भी लिखना चाहो, जो भी आपके जो एग्जाम के अंदर दे के रखेंगे कि आपको एडिटर को लिखना है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज स्टाफ को, जिसको भी लिखना है, तो आपको वहाँ पर रिस्पेक्टेड के साथ सर मैडम जो भी लिखना चाहो वो आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे का आपको जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नीचे के अंदर आपकी जो समस्या है वो पूरी की पूरी बतानी होती है कि आप इस ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ पाना चाहते हो। जैसे कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हो, सबसे पहले आप IM आपका पूरा नाम लिख दिया, स्टूडेंट ऑफ उस जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो उसके लिख दिया, करंटली स्टडिंग इन सेमेस्टर, तो आप कौन सी सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो ये बता दिया आपने साथ के साथ। तो समझ रहे हो, आपको सबसे पहली जो लाइन नहीं होती है उसमें खुद के बारे में बताना होता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक। फिर क्या बताना, फिर दूसरी और तीसरी लाइनें होती हैं, इसके अंदर आपको क्या बताना था, अपनी समस्या, कि भाई मैंने ये जो ईमेल लिखी है वो क्यों लिखी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, और या फिर मुझे क्या चीज़ चाहिए आपसे, तो उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में लिखेगा। क्या लिखेगा, आई एम राइटिंग दिस मेल टू स्टेट द पर्पज ऑफ रिक्वेस्टिंग द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें, और अगर आपको एडिटर वगैरह से कोई चीज़ चाहिए तो आपको एडिटर को संबोधित करके यहाँ पर लिख देना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको बीच में लिखा जाता है। फिर लास्ट के जो 2 पंक्तियाँ होती हैं, लास्ट की जो 2 से 3 पंक्तियाँ होती हैं, इनमें आपको सॉल्यूशन
आपको सॉल्यूशन या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है उस सामने वाले इंसान से कि आप इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें करके दो। जैसे कि आई होप ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली मेंशन डिटेल, प्लीज़ लेट मी नो इफ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो लास्ट में आपने कहा कि सर हमें आखिर में जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, अगर इसके अलावा और कोई सूचना चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये होता है जो ईमेल लिखने का कोई भी प्रारूप होता है, उसमें सबसे पहले 2 लाइनों में आपको खुद के बारे में बताना होता है, जो आपका पद हो गया, आपका नाम हो गया, आप किस कहाँ पर कार्य करते हो, ठीक है, डेट वगैरह भी डेट नहीं डालनी होती है, आपको इस चीज़ के बारे में बताना होता है। फिर अगली जो दो लाइनें होती हैं, इसमें आपको समस्या 2 से 3 लाइन, आपकी जो प्रॉब्लम है आपको क्या चाहिए वो मेंशन करके रखेंगे क्वेश्चन में, वो देनी होती हैं। और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर सॉल्यूशन देना होता है। और आप एंडिंग करोगे तब क्या लिखोगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ये आपको लास्ट की लाइनें लिखनी होती है। फिर आपको नीचे वही योर सिंसियरली, आपका नाम, रोल नंबर और जो कोर्स वगैरह जो भी चीज़ हो, आपका खुद का नाम और जो आईडी वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप लिख देना। तो ये पूरा ईमेल लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है। अब जैसे पिछली साल के पेपर में जो प्रश्न आया था मैं वो सोल्व करके बता देता हूँ, आपको और अच्छे से चीज़ों का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यही है, You are the Mayur, write an email to the manager of your bank information him about the increasing the cyber fraud। तो आप मयूर नाम के कोई विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो जिसको ईमेल लिखनी, किसको, बैंक मैनेजर को, किसके बारे में, कि जो साइबर फ्रॉड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा ही आपके भी आएगा जो ईमेल है। तो अब आपको किस तरीके से लिखना है उसको, तो सबसे पहले आपको टू लगाकर लिखना है। जैसे आपने मैनेजर लिख दिया, @ बैंक का नाम लिख दिया, या फिर कोई अगर न्यूज़पेपर का आ गया तो न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिख दो SBI.com, ठीक है। अगर बैंक का नाम आ गया तो आप लिख दो thehindu.com, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। SBI होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा तो आपको कोई भी मैनेजर, एडिटर लिखकर @ लगाकर उस बैंक वगैरह का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर आपको .com लगा देना है। फिर आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या दे रखा था, इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड, तो ऐसे आपको भी दे के रखेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है कंसर्न्स रिगार्डिंग, फिर यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दे के रखेंगे, आपको इतना तो पता ही चल जाएगा किस बारे में है, तो आपको वो लाइनों को लिख लेना अच्छे से। फिर अगले वाला पॉइंट है, आपको मैंने बताया था आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप लड़के हो तो सर लिख देना, और अगर लड़की हो तो मैडम लिख देना, या फिर दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जेंडर के हिसाब से लिखते हो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर अगले वाला पॉइंट है आई होप यू आर डूइंग वेल, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना होता है कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हो। फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है। आई एम ए मयूर, ए सेविंग अकाउंट होल्डर एट योर ब्रांच। तो मैंने बता दिया कि पहले वो खुद के बारे में बताएगा, तो इस यहाँ पर क्या बताया, उसने बताया कि मेरा नाम मयूर है और मैं इस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक। अब आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड बीइंग रिपोर्टेड। तो इसने पहले अपने बारे में बता दिया कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है और मैं ये इसलिए लिखना चाहता हूँ क्या, ताकि जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ रहे हैं, फिर उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो जो वो न्यूज़ है वो लगातार पब्लिक के अंदर निकल के आ रही है, तो वो इस बारे में लिख रहा है। तो उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, अपने बारे में बता दिया है। अब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसने उसके बारे में बताया, अब उसके ऊपर वो डिटेल करेगा कि भाई उसकी प्रॉब्लम है उसको कैसे पता चला। Many people, especially the elder and the less tech-savvy individuals, are falling victim to siphoning calls, fake message। तो उसने बताया है कि बहुत सारे लोग, अब आप उस समस्या के बारे में थोड़ा डिटेल दोगे कि ये हुई किस तरीके से, ठीक है। तो इसने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो खास करके जो बूढ़े हैं, जो कम पढ़े हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज है, वो क्या है, वो इन सब जो साइबर फ्रॉड है उसका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। किसके द्वारा हो जाते हैं, फेक मैसेज आते हैं जो लोगों के पास कि आपने 1000 रुपये का लॉटरी जीत ली है, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, आप अगर इस पे कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको 1000 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। ऐसे जो मैसेज आते हैं इनसे क्या होता है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। एंड ऑनलाइन स्कैम दैट अपीयर टू बी ट्रस्टेड बैंकिंग सोर्स, और बैंकिंग के नाम पर, बैंक के जो ऑनलाइन जिस पे लोग विश्वास करते हैं उनके नाम पर लोग क्या कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। जैसे एटीएम का पिन पूछ लेते हैं लोगों से, या फिर आपका अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। हैज ए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, आई बिलीव इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बैंक टू टेक द प्रोएक्टिव मेजर्स। तो मैं एक जिम्मेदार
ग्राहक होते हुए अपने बैंक का, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि जो आप बैंक है वो क्या लेगा, आगे बढ़कर थोड़े स्टेप्स लेगा ताकि साइबर फ्रॉड को थोड़ा नियंत्रण में किया जा सके। जैसे कि सच एज द स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू द एसएमएस। अब उसने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब क्या बता रहा हो, सॉल्यूशन बता रहा है। लास्ट के दो मैंने क्या बताया, लास्ट के दो में वो कोई भी व्यक्ति है वो सॉल्यूशंस बताएगा उस प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सच एज स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू एसएमएस। तो आपको क्या करनी है, लोगों के पास मैसेज भेजने हैं। जैसे आप देखते हो आपके पास भी बैंक का मैसेज आता है कि बैंक वो किसी भी व्यक्ति से पिन हो गया, ओटीपी हो गया या फिर कोई भी सूचना नहीं पूछता है, और ना ही कोई बैंक का जो कर्मचारी वो आपके पास फोन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये भी व्यक्ति ये कहना चाहता है कि ईमेल हो गई, वर्कशॉप हो गई, और जो पढ़े लिखे जो ग्राहक हैं आपके, उनको आप समझाकर क्या कर सकते हो, इस अवेयरनेस फैला सकते हो साइबर फ्रॉड के खिलाफ, ताकि साइबर फ्रॉड का धीरे धीरे कम हो सके। अब लास्ट में उसने सबसे पहले अपने बारे में बताया, प्रॉब्लम बताई, थोड़ी डिटेलिंग करी, और उसके बाद में उसने सॉल्यूशन बता दिया। अब वो रिक्वेस्ट करेगा लास्ट में, आई रिक्वेस्ट यू टू द काइंडली कंसिडर इनहेंसिंग द कस्टमर एजुकेशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द डिजिटल सेफ्टी ऑफ योर अकाउंट होल्डर्स। तो वो क्या कहना चाहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपने कस्टमर जो ग्राहक हैं उनको थोड़ा क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें थोड़ा समझाइए, उनको आप थोड़ा जानकारी के बारे में सूचना दीजिए, किसके बारे में, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। ठीक है। और लास्ट में उसने दिया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। तो आपको ये वाली लाइन तो डायरेक्ट की डायरेक्ट रट लेनी है अच्छे से। लास्ट में क्या पॉइंट आएगा, योर सिंसियरली मयूर, अकाउंट नंबर जो आप देना चाहो और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो जो आपका ईमेल होती है या कोई भी होता है, उसको नंबर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं। देखो अगर आप मान लीजिए कोई ईमेल है वो 5 नंबर की है, तो वो किस हिसाब से डिवाइड करते हैं उसके नंबर। आपका जो सब्जेक्ट तक मैटर होता है, यहाँ तक का जो पूरा मैटर लिखना होता है आपका, उसका आपको मिलता है 1 नंबर। तो ये तो आपको सेम टू सेम रट लेना है एकदम से। ठीक है। 2 आएगा, सब्जेक्ट आएगा, रिक्वेस्टेड सर और मैम आएगा। फिर जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो 1.5 नंबर का आपका लगभग देखने को मिलता है। ठीक है। जितना भी पोर्शन होगा वो 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अच्छे से अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। इसमें आपको कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बता दिया है, आपको जिस चीज़ के बारे में देंगे आप ऊपर सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है, फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है, और नीचे आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी होती है। और फिर लास्ट में आपको ये भी सेम टू सेम एकदम रट लेना होता है। इसके आपको लगभग 1.5 नंबर मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है, कोई भी जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको इस हिसाब से वो नंबर देता है। तो आपको ऊपर का हेडर और फुट जो लाइन होते हैं उनको अच्छे से रट लेना होता है, और बीच का अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो आप, और वो भी आपको पेपर में देकर रखते हैं। अब अगले वाला ईमेल तो मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, लेटर को किस हिसाब से लिखा जाता है। और आपके जो लेटर आता है वो कौन सा आता है, फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, आधिकारिक लेटर, जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, वो वाले लेटर्स। तो सबसे पहले अपन बात करें सेंडर्स एड्रेस की। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखोगे तो जिसको आज जो व्यक्ति लिख रहा है उसका एड्रेस आता है सबसे पहले। तो आपको भी पता है, जो आपने कभी ना कभी तो जो आपके घर पे कोई आया होगा पत्र, तो उसमें सबसे पहले वो जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस आता है, और फिर किसका एड्रेस आता है, फिर उस व्यक्ति का एड्रेस आता है जिसने लिखा हो वो। जैसे कि आप अपने फिर किस में लिखो, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना होता है, खुद के बारे में लिखना होता है, और वो सेंडर्स एड्रेस आपको दे के रखेगा ऊपर। जैसे आपका हाउस का नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, आपका पिन कोड क्या है, और किस डेट को आप वो लिख रहे हो, ये सारी सूचना आपको दे के रखेगा। फिर 2 में क्या आएगा कि कौन किसको लिख रहे हो तुम। फ्रॉम में सेंडर्स एड्रेस में खुद का आता है, और 2 में किसका आता है, जिसको आप लिख रहे हो। जैसे कि रेसिपिएंट, जैसे जो अधिकारी को, जैसे कि आप लिख रहे हो कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी को, तो आप वहाँ के जेएनएम जो अधिकारी होता है उसका नाम आ जाएगा। उसका इंस्टीट्यूट होता है, जैसे जलदाय विभाग हो गया, और नीचे उसका कहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए जयपुर है तो आप नीचे कहाँ पर लिख दोगे, जयपुर लिख दोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको एकदम सेम टू सेम चीज़ों को, फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप खुद का स्ट्रीट वगैरह के नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे वहाँ पर, और किस डेट को लिख रहे हो ये लिखोगे। फिर नीचे 2 लिखोगे, उसके अंदर जो सामने वाला अधिकारी है उसकी क्या पोस्ट है वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, वो लिखोगे। वो किस पद पर काम करता है ये लिखोगे, और उसका क्या एड्रेस है वो लिखोगे। समझ में आ गया अच्छे से आपको।
फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अगले वाला पॉइंट है, फिर क्या लिखना होता है आपको, सब्जेक्ट लिखना होता है कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने में। तो आप सब्जेक्ट क्या होता है, विषय, तो आपको विषय उसके अंदर दे के रखेंगे। जैसे आपको लिखा गया कि पानी, आपके शहर में पानी की किल्लत पर लिखिए, तो आप पानी की किल्लत पर लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा हमारे शहर में बढ़ती पेयजल की समस्या, हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखोगे वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये होता है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना होता है, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको डायरेक्ट पता चल जाए कि इस चीज़ के बारे में है ये। फिर अगले वाला पॉइंट क्या होता है, आपको लिखना होता है रेस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी आप, अगर लड़के हो तो फिर सर लिख दो, और अगर लड़की हो तो आप मैडम लिख सकते हो, अपने जेंडर के हिसाब से आप लिख सकते हो इस चीज़ को। फिर क्या आएगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिख लेना होता है कि मैं ये लेटर है वो इसलिए लिख रही हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट से बोलना होता है। फिर क्या करना होता है, आपको आप किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बता देना है, ठीक है। एक दो पॉइंट है, आप स्टार्टिंग के अंदर उस पहले ये लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसको डिटेल कर दो। जैसे पानी की किल्लत के बारे में लिख रहे हो तो आप डिटेल में क्या करोगे कि हमारे शहर में पिछले 2 महीने से जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो गई है, और उसको अभी तक आपके जलदाय विभाग के द्वारा उसकी जो तकनीकी सुधार नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गई, उसकी डिटेलिंग हो गई, और इसके कारण हमारे जो शहर है उसके अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। समझ में आ गया, ऐसे आपको डिटेलिंग करनी होती है, फिर नीचे की 2-3 लाइनों के अंदर। और लास्ट में क्या करना होता है, आपको सॉल्यूशन देना होता है, आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर आप हमारे जो ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करें। तो ये आपको लास्ट में उस चीज़ का सॉल्यूशन देना होता है। यही होता है, सबसे पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम बताओ कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेलिंग करो, फिर उसका सॉल्यूशन करो, लास्ट में उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट कर दो। ये वाला पॉइंट होता है बीच में। आखिर का पॉइंट होता है थैंक यू लिखना होता है आपको, और वही जो आप बचपन में लिखते थे स्कूलिंग के अंदर, योर सिंसियरली व ओबीडेंटली, आपका नाम, आपका जो पोस्ट वगैरह है वो जो भी हो, और लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने होते हैं। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसमें नंबरिंग किस हिसाब से होती है, जो आपका हेडिंग होता है इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर पूरे के पूरे जो लेटर के अंदर। फिर जो बीच का आता है, बीच का जो आप मैटर लिखते हो इसके कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और लास्ट के जो आप लिखोगे इसका नंबर 1 नंबर मिलोगे। तो अगर 5 नंबर का है तो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आपको जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस वगैरह लिखते हो इसके 2 नंबर मिल जाते हैं आपको, और जो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो नीचे इसका आपको 2 नंबर, और लास्ट वाले का आपको 1 नंबर मिलता है। आपको किस हिसाब से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ये भी पता चल गया होगा, नंबरिंग किस हिसाब से करता है एग्जामिनर ये भी मैंने बता दिया साथ के साथ। अब अपन एक उदाहरण देकर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यू आर अर्पित, राइट ए लेटर टू द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़ दिल्ली, हाईलाइट द पोर कंडीशन रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको चीफ एडिटर है जो न्यूज़ दिल्ली का, उसको लिखनी है किस बारे में, जो आपका जो शहर है उसकी जो गांव है उसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आपको अपने शहर का जो न्यूज़ दिल्ली का जो एडिटर उसको लिखना है। तो सबसे पहले, और आपका नाम क्या है, अमृत है, तो अमृत के द्वारा लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था मैंने, जो लिखेगा उसके बारे में एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा था अमृत का नाम लिख दिया, अमृत कुमार, वो रहता कहाँ पे है। अब एड्रेस आपको खुद से बनाकर कुछ भी लिख देना है, चाहे आपका गांव का ही लिख दो आप, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा है 123 शांति नगर, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, उसका अपने यहाँ पर पिन कोड लिख दिया, और डेट लिखना अनिवार्य है, तो आप डेट लिखना मत भूलना, ठीक है। एड्रेस आप अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, नाम आपको ऊपर देकर ही रखेंगे, लेकिन डेट है वो जरूर से लिखनी है, जिस दिन आपका एग्जाम हो वही डेट लिख देना। फिर क्या पॉइंट आएगा, 2, जो आप किसको लिखे, जिसको लिखेंगे वो उस 2 लिखकर उसके नीचे जो लिखने वाले का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा था, द चीफ एडिटर, या फिर आपको भी कोई भी अधिकारी के बारे में जो लिखना होगा उसका नाम लिख देना है। फिर न्यूज़ दिल्ली, या फिर जिस न्यूज़ को लिख रहे हो, या फिर और कोई अधिकारी के जिस पद पर है उस पद का नाम लिख देना है, और कहाँ पर वो कार्यरत है उसका नाम लिख देना है। जैसे कि दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, जो भी दे के रखा तो वो लिख देना, वरना अपने मन के हिसाब से लिख देना। और ऐसे नहीं करना आपको कि आप खुद का एड्रेस दे रहे हो राजस्थान का, और आपने जो अधिकारी काम करता है उसका लिख दिया आपने तमिलनाडु का। ऐसा नहीं करना, लगभग कोशिश करना कि आप राजस्थान के हो तो खुद राजस्थान के बारे में ही लिखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है कि आप
हो राजस्थान के खुद और लिख रहे हो कि तमिलनाडु में समस्या चल रही है सड़कों की। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगले वाला पॉइंट है सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट है, विषय है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही देके रखेंगे। अब यहां पर क्या आपको सब्जेक्ट निकल कर आ रहा था, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको ऐसा का ऐसा छाप देना है, सीधी बात यही है सब्जेक्ट में। फिर आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सरिया मैडम। ये लिखने के बाद में आप लिखोगे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश द ड्रा अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ डिटॉर्डिंग कंडीशन इन योर लोकेलिटी, सातपत नगर, शांति नगर, लाजपत नगर। तो इतनी लाइन तो आपको अगर चीफ एडिटर का आए तो रट लो ये वाली लाइन। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी ऑफ योर डिटॉर्ड कंडीशन। तो इसने ये बताया कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो संबंधित जो विभाग है कि हमारे जो नगर है वहाँ पर लाजपत शांति नगर है, वहाँ पर क्या हो गई, जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये इतनी लाइन एकदम अगर एडिटर का आया है तो आपको ऐसी कैसी चिपका देनी एकदम से। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगले वाला पॉइंट है द रोड हेयर आर फुल ऑफ पोर्ट होल्स। तो उसने बताया कि भाई, अब वो पहले उसने बता दिया, सबसे पहले उसने क्या बताया कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। अब वो उसकी डिटेलिंग करेगा। देखो डिटेलिंग में कैसे करता है, जो हमारे जो नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो क्या किसी खड्डों से भरी हुई हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डैमेज्ड एंड ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग। तो वो बता रहा है कि वो लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है, और वहाँ पर लगातार खड्डों में पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती रहती है। दिस सिचुएशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर रेजिडेंट, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसके लिए तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन, और खास करके जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो जो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। टू वॉक एंड कम्यूट, और चलने फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सेवरल एक्सीडेंट्स हैव occurred रिसेंटली ड्यू टू द ब्रोक एंड अनइवन सरफेस। तो जो सड़क है वो टूटी हुई है, इसलिए बहुत सारे बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस सड़क की कंडीशन के कारण। तो ये तो था, उसने पहले बताया। अब उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल कर दी, अब वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। तो क्या होगा, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स टू योर लोकल अथॉरिटीज, मतलब हमने लगातार शिकायत करी है लोकल अथॉरिटीज जो संबंधित विभाग है उससे। नो अटेंशन हैज़ बीन टेकन सो फार, तो विभाग है उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू। अब वो क्या कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर है उसमें इस जो खबर को छापिए ताकि उन लोगों तक और अच्छे से प्रेशर बन सके। सो दैट द मनी पुलिस कॉर्पोरेशन टेक द प्रॉम्प्ट स्टेप टू रिपेयर द रोड्स। तो जो नगर पालिका है वो जल्द से जल्द कदम उठाए और इस सड़क को सुधारने का प्रयास करे ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग जो रहते हैं उनकी सेफ्टी है वो बनी रहे। तो ये वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। पहले लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल दे दो जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में, और लास्ट में सॉल्यूशन प्लस रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितने मैंने डिटेल से आपको चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू और अपने बारे में योर सिंसियरली ओबीडियंटली अमृत कुमार। लास्ट में सिग्नेचर करना चाहो तो ठीक है, और वरना कोई दिक्कत नहीं। ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब आपके सामने कैसा भी फॉर्मल लेटर हो, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया तो आप लिख भी दोगे। अब बढ़ते हैं आपका अगले नंबर, जो इसी के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर आते हैं आपका एसे राइटिंग या फिर पैसेज राइटिंग। तो देखो एसे राइटिंग पैसेज राइटिंग कोई भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट एसे राइटिंग है वो मैं यहीं पे आपको करवा के दे देता हूँ। इनको तो आप कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी का क्या होता है, काफ़ी बार करंट से भी पूछ लिया, मतलब करंट में अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है तो वो पूछ लिया जाता है, और बाकी अगर उसके अलावा अगर रिपीटिवली पूछेगा तो इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको पैसेज में से। तो ये जो लेटर, अगला जो लेटर और ऐसे राइटिंग है, तो इसमें से क्या मैं 4-5 आपको इंपॉर्टेंट ऐसे व पैसेज है वो करवाने वाला हूँ। फिर अपन पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर और फिर देखेंगे लास्ट में ग्रामर को। तो देखो ये पैसेज 4-5 पैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पैसेज फिक्स नहीं होता, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो मोस्ट रिपीटिव पैसेज हैं जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर से करके चले जाना।
मैं आपको ये सारे पैसेज आपको इंग्लिश में पढ़ के भी सुना दूंगा, फिर आपको इनकी हिंदी भी बता दूंगा। आप जब एग्जाम में लिखो तो चाहे ये लैंग्वेज मत लिखना, अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम एसेंशियल पार्ट इन योर मॉडर्न लर्निंग। तो कंप्यूटर एजुकेशन है वो पता आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ही पता है, अगर आपका पूरे दिन मोबाइल नहीं चलाओ तो पूरा दिन नहीं कटेगा। तो वही चीज़ है कि अगर वो मोबाइल चलाना आपको कब आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत तकनीक के बारे में ज्ञान होगा, कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब आपने अपनी कॉलेज का फॉर्म भरा तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज हुआ, ठीक है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसका फॉर्म करते हो तो भी कंप्यूटर का नॉलेज होता है, और कंप्यूटर आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर भी आता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के समय में हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। इन टूडेज डिजिटल एज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट हैज रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये क्या कह रहा है, आज के जो ये तकनीकी युग है इसमें कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज के समय में किसी व्यक्ति को पहले के समय में पढ़ना हुआ लिखना जरूरी होता था। जैसे पढ़ना लिखना पहले बेसिक ज्ञान हुआ करता था ना, आज के समय में वैसे ही इस तकनीकी युग में वैसे ही कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन द एवरी फील्ड। तो कंप्यूटर है उसका हर जो फील्ड होती है उसके अंदर यूज होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गई, पढ़ाई के अंदर, बिजनेस हो गए, उद्योग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, मेडिकल हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया। तो आप सीधी बात, आप कहीं पे भी चले जाओ कंप्यूटर आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में चले जाओगे तो बैंक का तो आपको पता है सारा काम ही कंप्यूटर से होता है। पढ़ाई के अंदर भी आप देखते हो कंप्यूटर जो डिजिटल क्लासेस ली जाती हैं डिजिटल बोर्ड पर, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। साथ साथ मेडिसिन हो गया, तो आप जो पर्ची वगैरह कटाओगे वो भी किस पे कटेगी, कंप्यूटर पे। तो आप कहीं चले जाओ कंप्यूटर का तो यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। अगले वाला पॉइंट है थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट लर्न टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो कोई भी विद्यार्थी होता है वो किसका यूज करना सीखता है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं उनका क्या क्या यूज होता है, इस चीज़ के बारे में सीखता है। अगले वाला पॉइंट है टाइप डॉक्यूमेंट क्रिएट रिप्रेजेंटेशन ब्राउज इंटरनेट एंड एक्सेस देम लर्निंग टूल्स। अब उसके अंदर वो क्या क्या सीखता है वो बता देता हूं मैं। आप जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर अपने फाइल बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी तैयार कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी किसी चीज़ के बारे में बताना तो उसकी पीपीटी तैयार कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो और ऑनलाइन कोई भी कार्य कर सकते हो। इट हेल्प टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड। इससे क्या होती है, आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और नॉलेज बढ़ता है टेक्नोलॉजी के साथ की वही चीज़ों को आपको कैसा करना होता है। इन स्कूल एंड कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन इनहेंस लर्निंग थ्रू स्मार्ट क्लासेज। आज के समय में जो स्कूल है और कॉलेज हैं उनमें जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो क्या होती है, किसके थ्रू सिखाई जाती है, स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लास जैसे जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं वो वाली, या फिर ई बुक्स। तो आजकल पता हो जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हो वो क्या ई बुक है, समझ में आ गया। अगर आप अब ये वाली पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और वहां से आप पढ़ोगे तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की ई बुक हो गई। एंड ऑनलाइन असाइनमेंट। तो आपको पता आजकल बच्चे वो ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह का यूज करके असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। मोर एवर कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर मोस्ट जॉब टुडे। तो आपको पता है अगर आप कोई भी कार्य करने जाओगे, कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो कंप्यूटर तो हर नौकरी के लिए जरूरी है। पीपल्स हु नो हाउ टू यूज कंप्यूटर हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता है जिसको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है उसके लिए ज़्यादा जो कार्य करने के, जॉब करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एंड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, और वो कोई भी कार्य को जल्दी भी कर सकता है। फ्रॉम सेंडिंग ईमेल टू द कोडिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टास्क फास्टर एंड ईजियर। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को आप ईमेल सेंड करते हो, कोडिंग बनाते हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो क्या चीज़ों को बहुत जल्दी वो आसान बना देता है। अगले वाला पॉइंट है कंप्यूटर एजुकेशन ऑल्सो प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको पता आजकल तो एआई आ गया और एआई के ज़माने में क्या काम होता है कि आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लिख के दे दो। जैसे कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगा, तो आपने गूगल पे लगाया कंप्यूटर अवेयरनेस और आपने पढ़ लिया और एग्जाम में लिख कर आ गए। तो इससे क्या हुआ, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। या फिर आपको कोई पर्सन नहीं पता था, आपने गूगल से पूछ लिया तो वो चीज़ सोल्व हो गई। तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा ही वो जवाब देगा।
इट अलाउ स्टूडेंट टू कनेक्ट ग्लोबली। तो इसका क्या काम होता है कि ये पूरी दुनिया से आपको जोड़ कर रखता है। जैसे आप भारत में बैठे हो लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है इस बारे में आप कैसे जान पाते हो, कंप्यूटर के माध्यम से। एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, स्टे अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और कंप्यूटर के द्वारा आप क्या रहते हो, अलग अलग जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में जानते हो, अपडेटेड रहते हो और हमेशा नई नई जानकारी प्राप्त करते रहते हो। इन कंक्लूजन, कंप्यूटर एजुकेशन इज नाउ लॉन्गर ऑप्शन, इट इज़ ए बेसिक नीड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज अंततः यही निष्कर्ष है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो हर विद्यार्थी की ज़रूरत आज के समय में। शुड हैव एक्सेस टू कंप्यूटर लर्निंग टू सक्सीड इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड बिल्ड ए ब्राइटर फ्यूचर। तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर लर्निंग उसको आने बहुत ज़रूरी है अपना उज्जवल भविष्य के लिए। अब बढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट की तरफ, कौन सा है, पोल्यूशन। तो आपको पता है पोल्यूशन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्दियों में आप देखते हो दिल्ली वगैरह या फिर कोई भी शहर होगा उसके अंदर फॉग हो जाती है और विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अब इससे के बारे में देखेंगे अपन। हाँ, अब अपन देखेंगे अगले नंबर जो ऐसे है पोल्यूशन के बारे में। तो आपको पता है पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है, इसलिए ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और याद पूछा भी जाता है लगभग हर बार। तो पढ़ेंगे अगले क्या, पोल्यूशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग इन द टुडेज वर्ल्ड। तो हम सब जानते हैं जो पोल्यूशन है वो सबसे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या सामने उभर कर आ रही है वो कौन सी है, पर्यावरण प्रदूषण है। आप बताएगा कि प्रदूषण होता क्या है। इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स। तो पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है कि वो नकारात्मक, ठीक है, वो खतरनाक पदार्थ जो हमारे पर्यावरण को, मनुष्य को, ह्यूमंस को, एनिमल जानवरों को, पेड़ पौधों को और जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वही खतरनाक पदार्थ क्या होती है, प्रदूषण का रूप होता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपको पता है प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, पानी प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या, मृदा प्रदूषण, और नॉइज पोल्यूशन मतलब तो ये अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के टाइप हो गए। तो इसमें पहला टाइप है एयर पोल्यूशन। तो अपन एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। इट इज़ कॉज बाय द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ द वेस्ट। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण वो किसके द्वारा फैलता है, जो गाड़ी हो गई इनके द्वारा जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआं निकलता है, और जो हम सब्सटेंस हो गए जो पदार्थ होते हैं उनको जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो उसके द्वारा, उस स्मोक के द्वारा जो प्रदूषण बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, वायु प्रदूषण कहते हैं। इट लीड टू द हेल्थ इश्यूज लाइक अस्थमा एंड लंग्स डिजीज। तो इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर अस्थमा और जो लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित क्या करता है, बीमारियों को बढ़ाता है। अब लिखेंगे अपन अगले वाले के अंदर वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन पे क्या है, वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स एंड द वेस्ट आर डंप्ड इनटू रिवर्स, लेक एंड ओशियंस। तो पानी प्रदूषण कैसे फैलता है, जब खतरनाक जो पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, हम जो नदियाँ हो गई, जो झील हो गई और जो समुद्र हो गए उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। इसके कारण जो पानी प्रदूषण है वो बढ़ता है। इट इफेक्ट द मरीन लाइफ एंड मेक्स वाटर अनसेफ टू ड्रिंक। तो ये क्या करता है, जो समुद्री जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाता है और जो पानी पीने योग्य है वो भी खराब हो जाता है। अगले वाले पोल्यूशन की बात करें तो वो कौन सा, सॉइल पोल्यूशन। इट इज़ कॉज बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड द प्लास्टिक वेस्ट। तो जो सॉइल पोल्यूशन है वो किसके द्वारा फैलता है, तो सॉइल पोल्यूशन फैलता है किसके, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ की जाती हैं अलग अलग प्रकार की उसके द्वारा, उसका जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके द्वारा। आपको पता है जो अपन जो प्लास्टिक होता है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो 100 साल लग जाते हैं उसको गलने में। और जो अपन केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इससे भी ज़मीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ से क्या होता है, जो आप फसल उगाओगे वो भी ख़राब होती है, और जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जो आपकी ज़मीन है उसकी उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। अगले वाला है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन किसके द्वारा फैलता है, जो आप ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, हॉर्न होता है, डीजे बजाए जाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, मशीनें चलती हैं, इसके द्वारा क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन है वो फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और इसका क्या होता है, ये हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमारी मानसिक
जो शांति है उसको भी प्रभावित करता है। पॉल्यूशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो ये सिर्फ अपने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करने का कारक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज जो आप देख रहे हो आज के समय में, जो बेवजह की बारिश हो जाती है, अकाल पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आ जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई और ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसका जो क्षरण हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका बढ़ने को देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट में। टू रिड्यूस द पोल्यूशंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। तो हम अगर आप प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, ऐसा प्रोडक्ट हो गए, ऐसी चीज़ों को यूज करना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और ये 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। मतलब रिड्यूज का अर्थ होता है, जैसे प्लास्टिक का एक उदाहरण ले तो प्लास्टिक को कम यूज करो, और अगर है तो आपके पास उसका बार बार यूज करो, और अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो उसको रिसाइकल करो, ताकि वही प्लास्टिक है और नया प्लास्टिक नए उसी प्लास्टिक का बार बार यूज हो सके। इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ओवर सेल्स टू द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस प्रकृति का अच्छे से आनंद ले सकें। अब बढ़ते हैं अगले वाला जो तीसरा नंबर पैसेज है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आपको पता है बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसका इसे भी बार बार आता है, तो इसको भी अपने का देखने को प्रयास करेंगे। मैं वही पैसेज लेकर आया हूँ जो ट्रेंडिंग में है और बार बार रिपीटिवली पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द कंडीशन वेयर पीपुल यू आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट गेट द जॉब्स। बेरोजगारी क्या है? लोग काम तो करना चाहते हैं, इच्छुक तो हैं काम करने को लेकर, लेकिन क्या हो रहा है? उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मैनी कंट्रीज। और बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बहुत सारे जो शहर हैं, गांव, जो देश हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, खास करके भारत जैसे देश के अंदर। देर आर द मैनी रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या, वो इसका मुख्य कारण है। द नंबर ऑफ द पीपुल लुकिंग जॉब्स आर इंक्रीजिंग। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो जिनको काम चाहिए वो तो बढ़ रहे हैं, बट द नंबर ऑफ जॉब इज़ नॉट, लेकिन उतने कार्य है नहीं। अनोदर रीज़न इज़ द लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों के पास पढ़ाई लिखाई तो है, लेकिन स्किल की कमी है। जैसे भारत के अंदर लोगों के पास डिग्रियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें काम कोई भी नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। मैनी यंग पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज़ बट डो नॉट हैव द स्किल रिक्वायर्ड टू द जॉब्स। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको जैसे लोगों ने RSCIT का, आप में से बहुत लोगों ने RSCIT का कोर्स तो कर रखा होगा, लेकिन उन्हें कंप्यूटर को सही से स्टार्ट करना नहीं आता है। स्टार्ट कर लेते हैं तो उन्हें ऐसे पूछ ले कि MS वर्ड कहाँ पर होता है, तो उसका भी पता नहीं होता है। तो यही है कि लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन वो उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव ऑल्सो रिप्लेस द ह्यूमन वर्क विद मशीन्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। साथ के साथ जो टेक्नोलॉजी तकनीक जो आगे बढ़ी है, इसने क्या किया है? जो इंसानों को, जो मजदूर हैं, इनको मशीन ने रिप्लेस कर दिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। तो अब मशीनें आ गई हैं इंसानों की जगह, तो और भी नौकरियों की कमी हो गई है। अगले वाला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द मैनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो जो बेरोजगारी है वो समाज के अंदर बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी बढ़ाता है, क्राइम होता है उसको बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेस अमंग यूथ। और जो अपन यूथ है उसके अंदर किसको बढ़ाता है? मेंटल स्टेट, मानसिक जो तनाव, उसको बढ़ाता है। पीपुल विदाउट जॉब कांट सपोर्ट देयर फैमिली। जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है वो क्या करते हैं? अपनी जो फैमिली होते हैं, घर वाले, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इट इफेक्ट देयर क्वालिटी लाइफ। तो वो क्या होता है? उससे वो अपनी जो क्वालिटी की लाइफ होती है, जो अच्छी ज़िंदगी है, नहीं जी पाते हैं। इट कैन ऑल्सो शो डाउन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये क्या होता है? कोई भी व्यक्ति की जो आर्थिक जो प्रगति है, मतलब पैसे उसके पास और आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाते हैं, और ये देश के लिए भी नुकसानदायक होता है।
टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को स्किल सिखाने के कुछ प्रोग्राम है वो शुरू करने चाहिए। इंकरेज स्मॉल बिजनेस, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा देना चाहिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर शुड आल्सो हेल्प बाय क्रिएटिंग मोर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, और जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकती हैं हमारे जॉब पैदा करने के लिए। इन कंक्लूजन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस इशू दैट नीड अटेंशन। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत सीरियस इशू है जिस पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। एवरी इंडिविजुअल शुड ट्रेन एंड गिवन इक्वल चांसेस टू अर्न लिवलीहुड एंड लिव विद डिग्निटी। तो प्रत्येक व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि उसको अच्छे से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही पैसेज बचे हैं आपके सामने। पहले वाला है डोरी सिस्टम दहेज का और अगला है पॉपुलेशन का। अब बात बोले अगले वाला पॉइंट है द डोरी सिस्टम। डोरी मतलब दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा पे लिखेंगे द डोरी सिस्टम इज ए सोशल इविल दैट द स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया। तो जो दहेज प्रथा है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है और ये आज के समय भी पाई जाती है। इट रेफर टू द प्रैक्टिसेज वेयर द ब्राइड फैमिली गिव्स मनी गिफ्ट और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वर पक्ष होता है या फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो लड़के वाले के घर वालों को क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पैसे देते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के समय। ऑल्दो डाउरी इज इलीगल इन इंडिया, इसके बावजूद कि जो दहेज प्रथा है वो भारत के अंदर क्या है, अवैध है या फिर इलीगल है, कानूनी अपराध है। इट इज़ वाइडली प्रैक्टिसेड, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, खास करके जो ग्रामीण इलाका होता है उसके अंदर। द डाउरी सिस्टम कॉज ग्रेट हार्म्स टू सोसाइटी। जो ये दहेज प्रथा है ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे समाज के लिए, हमारे बहुत बड़ा एक कलंक के रूप में है। इट पुट्स द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली। ये जो लड़की जो वधु पक्ष होता है उसके ऊपर क्या है, फाइनेंशियल पैसों का बर्डन डालती है, पैसों की दबाव डालती है। समथिंग स्पेशली द लोन्स एंड डिबेट, कुछ लोग इससे क्या हो जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं। इन मैनी केसेस गर्ल्स आर ट्रीटेड बैडली और इवन टॉर्चर्ड बाय द हस्बैंड्स फैमिली। और काफ़ी जगह तो ये देखने को मिला है कि जो लड़कियां हो गई और जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है अगर उन्हें दहेज नहीं दिया जाता है तो। इफ़ द डोरी इज़ नॉट कंसिडर्ड इनफ, सम ट्रेजिक केसेज इवन द डोरी दैट और सुसाइड्स। और काफ़ी केसेस में तो ये भी देखने को मिला अगर दहेज नहीं दिया गया तो लड़की को मार दिया जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेती है प्रेशर में आकर। द सिस्टम ऑल्सो क्रिएटेड ए माइंडसेट दैट गर्ल्स आर बर्डन। तो ये चीज़, ये प्रथा हमारे समाज में इस तरीके से दिखाती है कि जो लड़कियां हैं वो समाज के लिए क्या है, बर्डन है, बोझ हैं। विच इफेक्ट द जेंडर इक्वेलिटी, और यही चीज़ हमारे समाज में जेंडर इक्वेलिटी है, सामाजिक जो एक समानता है उसके बीच में फ़र्क दिखता है। इट डिस्करेज द बर्थ ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन एंड लीड द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड राइट। तो इससे क्या होता है, जो लड़कियों का जन्म दर है वो भी कम होती है और जो लड़कियों के साथ पढ़ने में या फिर और चीज़ों में असमानता देखने को मिलती है। टू स्टॉप द डाउरी सिस्टम, अगर दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, हमें क्या है, जो कड़े कानून है उनको लागू करना चाहिए। सोशल अवेयरनेस क्या हो गई कि सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए, एजुकेशन है उसको फैलाना चाहिए। यंग पीपुल्स शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और गिव द डाउरी एंड प्रमोट द सिंपल रिस्पेक्टफुल मैरिज। तो लोगों को, जो नए युवा पीढ़ी है उसको क्या करना चाहिए, जो दहेज प्रथा है उसको मना कर देना चाहिए और जो शादी है उसको एकदम सिंपल साधारण व दहेज से नहीं लेना चाहिए। इन कंक्लूजन द डाउरी सिस्टम इज़ आउटडेटेड एंड हार्मफुल प्रैक्टिस। अगर अपन सीधे तरीके से बात करें तो जो डाउरी सिस्टम है वो क्या है, पुराना हो चुका है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। वी मस्ट कम टुगेदर एज ए सोसाइटी टू एंड दिस एविल एंड इंश्योर द रेस्पेक्टफुल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल वुमेन्स। तो हम सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए ताकि इस जो ये बुरी प्रथा है इसको ख़त्म कर सकें और महिलाओं को एक बराबर अधिकार मिल सकें, इसके लिए हम प्रयास कर सकें। तो ये वाला था पूरा डाउरी सिस्टम पे। और अपन लास्ट पैसेज पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन। फिर अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ जाएंगे।
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होगी, जनसंख्या। अब आपको पता है भारत के अंदर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर बार बार प्रश्न आते हैं। साथ के साथ जनगणना भी अब करवाई जाएगी, तो सेंसेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किससे जुड़ा होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या से संबंधित होता है, तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और कंट्री। तो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो किस चीज़ को बताती है कि कितने लोग हमारे जो एरिया में या देश में रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बताती है। वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी साइन ऑफ डेवलपमेंट, जो जनसंख्या का बढ़ाव है वो डेवलपमेंट, कोई भी देश है उसके विकास का एक क्या होता है, साइन होता है। लेकिन ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन के एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर कंट्रोल रूप से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो देश विकास होगा, आपको पता है, नए लोग आएंगे, यूथ आएगी, नई सोच आएगी, तो उससे देश का विकास होता है। लेकिन वही पॉपुलेशन अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो क्या देश के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो आपको पता है अति हर चीज़ की ही बुरी होती है। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो आपको पता है चाइना के बाद में, और अब तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन के मामले में, तो यही होता है अभी तक। लेकिन आधिकारिक जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार तो हम दूसरे स्थान पर हैं। तो वही बात की गई है कि हम दूसरे स्थान पर हैं पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के मामले में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि खनिज हो गए, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ज़मीन, जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले कोई भी गांव होता था उसमें हर व्यक्ति के पास 10 से 15-20 बीघा की ज़मीन होती थी खेती के लिए। आज देख लो कोई भी व्यक्ति है उसके पास वही ज़मीन उसके बेटों के पास कितनी बच गई है, 3 से 4 बीघा तक ही बच गई है। तो यही चीज़ होती है कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है फूड सप्लाई, हाउसिंग एंड एजुकेशन। तो इससे हर चीज़ ही प्रभावित होती है, घर हो गए, शिक्षा हो गई, और जो खाना पीना है वो भी, एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ के साथ जो बेरोजगारी है वो भी इससे बढ़ती है। मोर पीपुल्स मीन्स मोर डिमांड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में क्या है, सीमित है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिस लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिक्लाइन इन द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, और अपनी जो ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और पॉपुलेशन इज ऑल्सो कोज द होम प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जाम, पॉपुलेशन है, हेल्थ इश्यूज। साथ के साथ जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, ट्रैफिक जाम हो गया, पोल्यूशन और प्रदूषण हो गया, और हेल्थ, अपने शरीर जो बीमारियां हो गई, वैसी भी प्रॉब्लम्स को कॉज करती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू एवरीवन। अब क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर व्यक्ति के लिए सरकार नीतियाँ भी नहीं बना सकती, चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं करा सकती। जैसे हर व्यक्ति पर के पास साफ पानी नहीं पहुँचेगा, अच्छी सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन शिक्षा नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो हर व्यक्ति तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि आप एक तो कोई चीज़ है वो एक व्यक्ति को दी जाए और एक कोई 10 व्यक्तियों को दी जाए, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। The main reason for population growth include lack of awareness, illiteracy and poor family planning। तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है, लोगों को जागरूकता कम है, अशिक्षित हैं, गरीब परिवार होते हैं, जो मतलब अच्छे से परिवार नियोजन की बातें नहीं करते हैं। मैनी फैमिलीज हैव मोर चिल्ड्रंस विदाउट रियलाइजिंग दैट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारा ज़्यादा विकास होगा, लेकिन इसका क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है हमारे समाज के ऊपर। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन। तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली महिलाओं को, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए फैमिली प्लानिंग से संबंधित। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी दैट इंकरेज द स्मॉलर फैमिलीज। साथ के साथ सरकार है वो जैसे उनके अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को लागू करना चाहिए। जैसे कि सरकार का नियम है कि सरकारी नौकरी में 2 से ज़्यादा बच्चे वाले नहीं लग सकते हैं, तो ऐसे कुछ पॉलिसी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग हैं वो अवेयर होंगे और जागरूक होंगे। इन कंक्लूजन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर बेटर फ्यूचर। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हमारे बढ़िया फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए बैलेंस पॉपुलेशन इंश्योर द बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो बैलेंस पॉपुलेशन है, एक फिक्स जागरूक पॉपुलेशन है, वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये तो था आपकी यूनिट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है। मैंने पूरी करवा दी कंप्लीट। आप बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें आता पैसेज व क्वेश्चन आंसर। ये भी मैं आपको करवाऊंगा इसी के यूनिट के अंदर। और फिर देखेंगे अपन ग्रामर को। ग्रामर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन मैं ऐसा करवा दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस आपको वीडियो पूरा देखना है। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जोर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। अब बढ़ेंगे अपन सबसे पहले किसको, पैसेज सोल्व करने। तो आपको पता आपके पैसेज आता है और वो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। अब बात करेंगे पैसेज को किस तरीके से सोल्व करते हैं, पैसेज को सोल्व करने की क्या टेक्निक होती है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। कंपटीशन में क्या टेक्निक यूज़ करते हैं और इस कॉलेज में आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करोगे। तो कोई भी कंपटीशन हो जिसमें इंग्लिश आती है, कोई भी क्लास हो, चाहे आप विद्यार्थी स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, पैसेज ज़रूर आता है। तो पैसेज को सोल्व करने की देखो सिंपल सी 2 टेक्निक होती हैं। पहली वाली टेक्निक होती है कि आप सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ो, समझो, और आपको समझ में आ गया तो नीचे पर्सन पढ़ो और उन्हें कर दो। लेकिन अगर अपन बात करें स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर आते हैं इजी से पैसेज जिन्हें समझना आसान होता है। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें हैं। काफ़ी बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है तो उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि भाई पैसेज में दे क्या रखा है, तो उनके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। तो उनके लिए तो वही पुरानी वाली टेक्निक काम करती है। आप पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और लाइन से लाइन मिलाओ और लिख दो। ठीक है, यह है स्कूल के लिए। अब कंपटीशन के बात करें तो कंपटीशन में आपको पता है कि कोई लाइन से लाइन मिलाकर लिखने वाला काम तो होता है नहीं। आपको पर्सन को देखकर 4 ऑप्शन में एक करना होता है। तो आपको क्या करना है, और पैसेज भी इतने बड़े आते हैं, अगर पूरा पढ़ोगे तो उसी में टाइम निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, पैसेज में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, फिर 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप 4 ऑप्शन पढ़ लोगे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है। और फिर आपको पैसेज पढ़ना है सनसनी नज़र से। पैसेज को पढ़ने का क्या तरीका होता है, ऐसे पढ़ो जैसे कि आप अखबार की कोई खबर पढ़ लेते हो, ऊपर का आपको पता चल जाए, और फिर आप क्या कर दोगे, उसको ऑप्शन से देखकर कर दोगे। तो ये वाली टेक्निक होती है जो कंपटीशन में यूज की जाती है। लेकिन अपन कॉलेज के विद्यार्थी हैं या फिर आप स्कूल के विद्यार्थी हो, देख रहे हो, तो आपको तो सिंपल से क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, लाइन से लाइन मिलानी है और कर देना है। या फिर अगर आप समझ में आ रहा है तो आपको बहुत आसानी से वैसे कर देना है। अब पहले अपन क्या करेंगे, वैसे पढ़ेंगे, पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इसकी पिछली साल का आया हुआ पैसेज है, यही करवा रहा हूँ आपको। द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ द प्रिंस रामा एंड हिज वाइफ सीता। तो इसमें बताया कि रामायण है वो एक प्राचीन कथा है, कहानी है, जो साहित्य है, जिसमें क्या बताया गया, जो स्टोरी है एक राजा राम की और उसकी पत्नी सीता की, एंड इज लॉयल ब्रदर लक्ष्मण, और उसका क्या एक भाई होता है लक्ष्मण की। व्हेन सीता इज किडनैप्ड बाय द डेमन किंग रावण, तो ये रावण के नामक जो राक्षस था उसके द्वारा उसकी जो सीता उसका क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। राम एम्ब्रेक्स ऑन ए क्वेस्ट टू रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ द डिवोटी मंकी डेती हनुमान। तो वो क्या करता है, राम है वो रेस्क्यू करता है, मतलब बचा कर लाता है सीता को, किसके सारे, उसका हनुमान नामक एक भक्त होता है उसके द्वारा, उसकी मदद से। द एपिक फॉलोज देयर जर्नी, और जो ये इसके बीच में जो जर्नी होती है वो हाईलाइट करती है भक्ति को, मतलब लॉयल्टी को, और जो संघर्ष होता है देखने को मिलता है एक अच्छे व बुरे लोगों के बीच में। राम्स एडेयर्स टू ड्रामा एंड इज राइटियस बिहेवियर सेट एज एन एग्जाम्पल हाउ टू लिव द वर्चुअस लाइफ। तो जो राम है उनके द्वारा अब आपको क्या करना है, प्रश्नों को सोल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, हु इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट इन द रामायण। तो रामायण के अंदर मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो आपको पता है रामायण के अंदर मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है, भगवान राम है। और ये अगर आप देखो तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ के बारे में बात की गई है, भगवान राम के बारे में। फिर क्या है, हु किडनैप इन द रामायण, तो किडनैप शब्द आपको ढूंढना है कहाँ पर है, तो किडनैप शब्द देखो ये रहा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करके लिख देना है, व्हेन सीता इज किडनैप बाय द डेमन किंग रामायण के द्वारा। फिर अगले वाला प्रश्न है, हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट टू रेस्क्यू सीता। तो सीता को बचाने के लिए किसने हेल्प की, तो हेल्प शब्द मिलेगा, क्वेस्ट शब्द मिलेगा, रेस्क्यू शब्द मिलेगा। तो ये रहा, क्वेस्ट हो गया, रेस्क्यू हो गया, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। तो ऐसे आपको करना है। और अगर आपको चीज़ें अच्छे से इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप पर्टिकुलर आंसर भी लिख सकते हो। हु इज़ द मेन विलन इन द रामायण, तो ये तो आपको हर व्यक्ति कर सकता है। रामायण के अंदर मेन विलन कौन होता है, रावण ही होता है। अगले वाला प्रश्न है, राइट डाउन
वन ऑफ द थीम एक्सप्लोर इन द रामायण। तो रामायण की क्या थीम है, देखो यहाँ पर आपको देखो वो द एपिक फ्लोज देयर जर्नी हाईलाइट डिवोशन लॉयल्टी एंड स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। तो ये इसकी क्या है, मेन थीम है। समझ में आ गया होगा आपको, इस प्रकार से कुछ करके आना है। आपको कुछ भी दिखे, मतलब उसमें पर्सन दिख रहा है और कुछ भी पैसेज में वैसा दिखे तो फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है और पैसेज को करके आ जाना, छोड़कर कुछ भी नहीं आना है एग्जाम में, क्वेश्चन भी। अब बढ़ते हैं, आपको पता है जो यूनिट है उसके अंदर आपको यूनिट नंबर 2 में साथ के साथ पर्सन क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनको भी मैं आपको करवा देता हूँ अभी के भी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द शाह आर द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इन लर्निंग टू स्पीक वेल। तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जॉर्ज बेनार्ड शॉ के अनुसार। तो क्या होते हैं, पहला आपका क्लियर कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आपको अच्छी कोई भी भाषा बोलनी आती है तो आप कोई भी व्यक्ति के सामने अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, थॉट हैं, उनको क्या कर सकते हो, क्लियरली साफ और सुथरे तरीके से सामने बोल सकते हो। दूसरा क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप कोई भी चीज़ को अच्छे से बोल रहे हो, आपको अच्छी कला आपके अंदर बोलने की, तो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा, अच्छे से उन सब चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, सोशल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो आपको पता, आपने कहावत सुनी होगी, जो व्यक्ति जिसका बोलने की अच्छी कला होती है उसको ज़िंदगी में उतनी ही सफलता मिलती है। तो जिस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छी बोलने की स्किल है तो वो क्या हो सकता है, उसकी सामाजिक और प्रोफेशनल जो कार्य होता है उसके अंदर उसकी सफलता ज़्यादा होती है। अगले वाला पॉइंट है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो व्यक्ति अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो अपने आप ही नहीं होंगी, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अगले वाला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। तो जो व्यक्ति है अच्छे से, जिसको बोलना आता है, जो अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है, तो उसको खुद को अपने आप ही कॉन्फिडेंस होगा, वो किसी भी व्यक्ति के सामने, कोई सभा हो गई, लोगों के सामने अपने विचार रख सकता है। तो जॉन बेनार्ड शॉ के द्वारा ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कोई भी व्यक्ति को मददगार सिद्ध होती हैं अगर उसको अच्छे से बोलने की कला आती है तब। दूसरे वाला पॉइंट है व्हाट इज़ द शॉ सजेशन टू द फॉरेनर्स व्हेन दे ट्रेवल टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो जॉन बेनार्ड शॉ ने क्या बताया है उन लोगों के बारे में, अगर कोई भी व्यक्ति है जो विदेश में जा रहा है और कौन से देश में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो उसको कैसे कैसे टिप्स को फॉलो करना चाहिए। मान ले कोई व्यक्ति को आ नहीं रही है इंग्लिश और वो इंग्लिश बोलने वाली कंट्री जैसे यूरोप में, ब्रिटेन में चला गया, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। पहला क्या है, लर्न टू स्पीक क्लियरली एंड सिंपली। तो उसे एकदम साफ सुथरी इंग्लिश है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेनी चाहिए और क्लियर और सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग करे, छोटे छोटे और हल्के हल्के शब्दों का प्रयोग करे ताकि हर व्यक्ति समझ सके। अवॉइड मिमिक एंड नेटिव एसेंट। तो आपको पता है कोई अपना देश होता है, हर देश का एक अपना अपना बोलने का तरीका होता है, तो उसको जो है इंसान को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जो प्योर इंग्लिश है उसके जो शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, अपने देश के जो शब्द होते हैं उनका नहीं बोलना चाहिए। अगला है स्पीक स्लोली एंड डिस्टिंक्टली। और तीसरा पॉइंट क्या उसने बताया कि धीरे धीरे बोलना चाहिए और साफ सुथरा बोलना चाहिए। चौथा पॉइंट है यूज स्टैंडर्ड ग्रामर एंड वोकेबलरी। साथ के साथ ग्रामर है और अच्छी वोकेबलरी का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग हैं, रीजनल लोग हैं, वो उसको अच्छे से समझ सकें। साथ के साथ जो बेनार्ड शॉ ने यह भी बताया है उसको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिका की जो इंग्लिश है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। अगले वाला पॉइंट है डिस्क्राइब द डोलीज स्टेशन इन योर वर्ड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका। बेनार्ड शॉ वाला तो मैंने बता दिया है, अब डेली स्टेशन को क्या क्या हुआ डेली स्टेशन पे आपको इनको अपने शब्दों में बताना है। द डेली स्टेशन हैज़ डिस्क्राइब इन द ट्रेन एट दिल्ली बाय द रक्सिन बोर्ड, इट इज़ ए स्मॉल क्वाइट एंड लोनली रेलवे स्टेशन। तो ये जो दिल्ली स्टेशन है ये कौन सी कहानी बताया गया है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली में बताया गया है, रक्सिन बॉन्ड के द्वारा जो लिखी गई है। यहाँ पर क्या है, जो दिल्ली स्टेशन है ये क्या है, छोटा है, साफ सुथरा है और अकेला है, जहाँ पर कम भीड़ भाड़ रहती है। नेस्टेड बाय द हिल्स, और ये किससे गिरा हुआ है यहाँ आसपास जो पहाड़ियाँ उससे गिरा हुआ है। इट इज़ वेरी लिटिल इन एक्टिविटी, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। विद ए फ्यू पैसेंजर, और जो थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, पैसेंजर जो यात्री है वो यहाँ पर आते हैं। एंड हार्डली एनी शॉप और बिल्डिंग अराउंड, तो इसके आसपास बहुत ही कम शॉप हैं और बहुत ही कम
लोग रहते हैं। द स्टेशन अपीयर टू द अनटच्ड बाय द टाइम, और लगभग समय ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। इट इज़ अ मिस्ट्री एंड ड्रीम लाइंग चार्म, तो ये एक प्रकार की मिस्ट्री की तरह है। देर आर द फ्यू वेंडर्स, यहाँ पर आपको कुछ चाय बेचने वाले या फिर जो ठेले वाले मिल जाएंगे। एट द ट्रेन स्टॉप्स दे फॉर जस्ट ए कपल ऑफ द मिनट्स, और यहाँ पर जो ट्रेन है वो भी क्या थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए रुकती है। येट द प्लेस लीव केप डीप इंप्रेशन, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेलवे स्टेशन आपके अंदर एक गहरी छाप छोड़ देगा कि अब मैं एक ऐसे स्टेशन पर गया था। द स्टिलनेस ऑफ दिल्ली कंबाइंड विद द सीनरी सराउंडिंग एंड सिंप्लिसिटी, साथ जो ये दिल्ली का स्टेशन है ये क्या होता है, सिंप्लिसिटी, अपनी साधारण रूप, और इसके आसपास जो पहाड़ियों की खूबसूरती है वो आप लोगों के मन को मोह लेती है। मेक इट फील लाइक ए प्लेस लॉस्ट इन टाइम, ऐसे लगता है कि जैसे हम कहीं पर यहाँ पर आके खो गए हैं वहाँ की वादियों में। इवोकिंग फीलिंग एंड नॉस्टैल्जिया एंड लॉगिंग इन द नेटर, और अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर जो लेखक गया था, तो उसको वो उसकी यादें उसके दिल में ऐसी कैसी छप गई थी, वो उस यादों में रच बस गया था। तो ये है दिल्ली स्टेशन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। आप इन सब चीज़ों को आप अपने शब्दों में लिख लेना। अगले वाला पॉइंट है डिस्क्राइब द गर्ल व्हाट डिड शी सेल टू मेक ए लिविंग, तो आपको पता है आपको उस लड़की के बारे में बताना है जो लेखक को उस स्टेशन पर मिली थी और वो क्या बेच रही थी अपनी जीवन चलाने के लिए। द ट्रेन एट दिल्ली बाई रक्सिन बोर्ड, द गर्ल एट द दिल्ली स्टेशन इज डिस्क्राइब एज द यंग ब्यूटीफुल एंड सिंपली एंड मिस्ट्री, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लड़की थी वो क्या थी, यंग थी, जवान थी, सुंदर थी, और ऐसे लग रहा था वो पता नहीं कहाँ से आई है। शी वॉज सिंकिंग ब्लैक आइज, उसकी गहरी काली आंखें थी, उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, और क्वाइट ग्रेस एंड सैडनेस, उसके चेहरे पे एक अजीब सी जो थी थकान थी और उदासी थी। शी वॉज डीपली फैसिनेट द नेटर, और उसने जो लेखक उसको अच्छे से मोह ले लिया था, वो लेखक को पसंद आ गई थी। टू मेक ए लिविंग शी सेल बास्केट्स, तो वो क्या अपनी जीविका चलाने के लिए बास्केट्स मतलब क्या जो कटोरियाँ हैं उनको बेच रही थी। मेड ए कैन ऑफ बम्बू, वो किससे बनी हुई थी, बांस से बना हुआ था। सी मूव अमंग द पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म ट्राइंग टू सेल हर बास्केट, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में पैसेंजर से यात्रियों के पास जा रही थी ताकि वो जो बास्केट्स हैं उनको बेच सके। Despite her modest appearance, she leaves the lasting impact on the narrator through her presence and the belief of worldly connection her they shares. वो उसका जो सिंपल सा रहन सहन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लेखक को अच्छे से मोह लिया था। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। व्हाट हैपन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ दिल्ली व्हेन द ऑथर्स वाज रिटर्निंग टू दिल्ली, जब दिल्ली वापस लौट रहा था नरेटर, तो दिल्ली नामक जो स्टेशन है उस पर क्या घटना घटी उसके बारे में आपको बताना है। व्हेन द ऑथर वाज रिटर्निंग टू द दिल्ली द ट्रेन स्टॉप एट द दिल्ली स्टेशन, तो वो क्या होता है, दिल्ली स्टेशन पर रुकता है, जो ट्रेन रुकती है। ही एग्री लुक द बास्केट सेलिंग गर्ल, तो वो क्या देखता है, एक लड़की है वहाँ पर क्या बास्केट है वो बेच रही है। होपिंग टू सी हर अगेन, उसकी वो क्या होता है, उस लड़की को एक बार फिर से देखना चाहता है। टू इज डिसअपॉइंटमेंट सी वॉज नॉट देयर, लेकिन वो क्या होता है जब वो वापस आता है तो उसको वहाँ पर वापस नहीं दिखती है। सी सर्च द प्लेटफॉर्म, वो पूरा मतलब उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ वो पूरा का पूरा स्टेशन उसको खोजता है। बट इट देयर वॉज नो साइन ऑफ हर, लेकिन उसको उसका वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई देता है। द सडन अब्सेंस फील्ड विद द डीप सेंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग, और ये चीज़ उसको जो नरेटर है, लेखक, उसको क्या कर देती है, उदास कर देती है, और उसको लगता है कि कोई अपनी चीज़ खो गई है उसकी। द स्टेशन विच वर फेल्ट स्पेशल एंड अलाइव बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, और जो वो लड़की थी उसके वजह से जो नरेटर है उसको जो स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब उसको वो क्या हो गया, स्पेशल फील होने लग गया था। नाउ सीम इम्पटी एंड डब, जो पहले तक उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, अब वो उसमें क्या हो गया, उसको अकेलापन महसूस होने लग गया वहाँ पर। हर अब्सेंस मेड हिम रियलाइज हाउ मच हैड कम मीन टू हिम, और उसको कुछ पल की उसकी मुलाकात थी, उसको क्या हो गई, इस चीज़ का उसको एहसास हुआ कि वो उसके लिए कितना मायने रखती थी। तो ये था कि ये सारी घटना थी जो उसके साथ प्लेटफॉर्म पर हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गांधी द बर्थ ऑफ खादी, तो जो सेंट्रल आइडिया क्या है जो गांधी द बर्थ ऑफ खादी का। अब आपको क्या सेंट्रल आइडिया बताना है द बर्थ ऑफ खादी का।
तो सेंट्रल आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ खादी। तो यहाँ पर इस ये जो कहानी है बर्थ ऑफ खादी, खादी का जन्म, इसमें क्या होता है, खादी का जो क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये चीज़ किसके बारे में बताया गया कि हमारी जो स्वराज के बारे में बताया गया, हमारे देश की एकता के बारे में बताया गया। और इस खादी के माध्यम से हम जो यूरोपीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट थे, जो वहाँ के कपड़े आते थे, उसको छोड़कर अगर हम अपने देश की खादी को अपनाएंगे तो हमारे देश के जो लोग हैं जो कार्य करते हैं खादी में उनको मदद मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट द स्पिनिंग एंड वेयरिंग खादी इंडियंस कुड। तो महात्मा गांधी का यही मानना था कि भारत के लोगों को खुद का जो कपड़ा है वो उस खादी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, बाइकआउट ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो कपड़े आते थे उनको छोड़ देना चाहिए, उन्हें बाइकआउट कर देना चाहिए। एम्पावर रूरल इंडिया, साथ के साथ इससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खादी से जुड़े हुए हैं, खादी का कपड़े बनाने का काम करते हैं, उनको मदद मिलेगी। प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सिंपलिसिटी, खादी का कपड़ा पता आपको एकदम सिंपल होता है, तो लोगों के अंदर इससे क्या है, तड़क भड़क कम होकर सिंपलिसिटी आएगी। साथ के साथ यूनाइट पीपुल अक्रॉस कास्ट एंड क्लासेज, इससे क्या होगा, ये समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक करेगी और जो सब लोगों को एक कारण मिलेगा अपने देश के लिए लड़ने के लिए। गांधी यूज खादी नॉट इवन जस्ट ए क्लोथ बट ऑल्सो ए पावरफुल टूल फॉर द सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंज मेकिंग इट इज़ द पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो गांधी जी ने खादी को सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं समझा बल्कि एक पूरा राजनीतिक कारण बनाकर इन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया जिसका क्या नाम था, स्वदेशी मूवमेंट, जिससे क्या बहुत मदद मिली हमारे देश को आज़ाद होने में। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। व्हाट वाज द डिफिकल्टी फेस बाय द एम के गांधी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द हैंडलूम एट साबरमती। तो जैसे महात्मा गांधी हैंडलूम है मतलब हथकरघा लगाते हैं यहाँ पर साबरमती आश्रम में, तो उन्हें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामने करने को मिलता है। पहला है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द हैंडलूम एट साबरमती आश्रम एम के गांधी फेस द सेवरल डिफिकल्टीज। पहले क्या थी, लैक ऑफ स्किल्ड वीवर्स, मतलब गांधी जी के पास थे जितने थे वो राजनेता या राजनीतिक व्यक्ति रहते थे, तो कोई भी व्यक्ति को जो ये चरखा है वो चलाना नहीं आता था, तो सबसे बड़ी स्किल की कमी थी। दूसरा क्या है, जो वहाँ पर लोग रहते थे उनको टेक्निक नॉलेज का और अनुभव नहीं था कि खादी का के कपड़ा और सूत को कैसे काटते हैं। दिस वॉज द डिफ़िकल्टी टू प्रोड्यूस द क्वालिटी खादी एट फर्स्ट। शुरुआत में क्या हुआ कि अच्छे क्वालिटी के क्या खादी है वो नहीं बना सकते। गांधी जी रियलाइज सिंपली नोटिंग खादी वॉज नॉट इनफ, पीपुल लर्न टू द स्किल्स। धीरे धीरे गांधी जी को यह पता चला सिर्फ हमें मूवमेंट शुरू या कोई भी आंदोलन शुरू करने से काम नहीं चलेगा, लोगों को इस तकनीक के बारे में, स्किल के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। तो फिर गांधी जी ने धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को इस तकनीक के बारे में ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। व्हाट डज गांधी मीन द बाई वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो गांधी जी का दुनिया के अनुभव के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में समझेंगे अपन। इस द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या है, दुनिया का ज्ञान के बारे में क्या अर्थ है गांधी जी के द्वारा, क्यों कहा गया, इसको समझेंगे। व्हेन गांधी जी रेफर द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस ही मीन्स रियल लाइफ नॉलेज। तो जैसे ही दुनिया के ज्ञान के बारे में बात करते हैं महात्मा गांधी, तो इसका अर्थ होता है कि वो बात कर रहे हैं कि जीवन के वास्तविक अनुभव के बारे में, कि लोगों को हर काम को सीखना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व करना चाहिए, जो हमारा समाज है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। लिविंग अमंग द पीपुल्स रेदर देन जस्ट बुक एंड रिलाइंग ऑन थ्योरी। तो इन्होंने बताया कि हमें वास्तविक जीवन में जीने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ना कि ज़्यादा किताबें पढ़ने में, किताबों पर से ज़्यादा हमें वास्तविक ज्ञान लेने पर विश्वास रखना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हो आप, डूइंग थिंग विद वन ऑन हैंड। तो ये कैसे आप वास्तविक ज्ञान कैसे ले सकते हो जीवन का, सारे काम अपने द्वारा करके, फेसिंग रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्याओं का सामना करके, लर्निंग थ्रू द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। तो आप कोई भी चीज़ हो गई समाज में, जैसे शादी ब्याह हो गया या फिर समाज में और कोई सामाजिक क्रिया हो गया, आप इसमें खुद शामिल होगे तो आप चीज़ों का, उससे क्या होगा, आपको अनुभव होगा। या फिर आप जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप कभी कभार कोई भी काम करने चले गए, तो इससे क्या होगा, वहाँ की चीज़ों का आपको ज्ञान हो गया। तो आप रियल लाइफ में चीज़ों करोगे तभी आपको दुनियादारी का ज्ञान होगा। यही बात गांधी जी का कहना था। सी बिलीव दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस लिव्ड एक्सपीरियंस। तो उनका यही मानना था कि इंसान को जो वास्तविक अनुभव लेना चाहिए, इनसे ही इंसान को क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू मिलती है।
अब बढ़ते हैं अगले वाला और लास्ट वाला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का आपका। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गांधी, द बर्थ ऑफ खादी। तो बर्थ ऑफ खादी का क्या सेंट्रल आइडिया है, ये मैंने करवा दिया आपको, ये वाला प्रश्न हो चुका है सेंट्रल आइडिया वाला। तो ये है आपका यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर आपको आती है थ्योरी, क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन लास्ट नंबर यूनिट जो है ग्रामर की। इसके अंदर आपको होमोनिम आते हैं, होमोफोन्स आते हैं, सब करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन फ्री रहिए। पहला क्या, होमोनिम्स। तो होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स वो वाले शब्द होते हैं जिनके शब्द तो जिनके बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन उनको अर्थ अलग अलग निकलता है, वो क्या होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। ऐसा समझ लो जिनका नाम तो एक जैसा कहीं लेकिन उनको अर्थ अलग अलग है। अब पहला होमोनिम, अब देखो मैंने कितनी प्रिंटेबल पीडीएफ बनाई आपके लिए इस चीज़ों के ग्रामर को समझने के लिए। होमोनिम की बात करें जैसे बैट और बैंड, तो जैसे सबसे पहले जैसे बैट, तो बैट है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, BAT। अब बैट का अर्थ क्या होता है, एक तो चमगादड़ भी होती है और बैट का अर्थ अपन जो क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बैट भी होता है। और अगले वाला पॉइंट की बात करें, दूसरा शब्द राइट। तो राइट का अर्थ भी दो होता है, बोलने में एक जैसा राइट, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, राइट मतलब सही, और दूसरा क्या होगा, राइट टर्न लेना, दाएं दिशा की तरफ मुड़ना। ठीक है। ये अब आपने शब्द बोला रिंग, तो रिंग के अर्थ क्या होगा, रिंग का अर्थ अंगूठी भी हो गई, रिंग का अर्थ क्या होगा, जो सर्कल बनाया जाता है वो भी हो गया। तो आपके सामने कोई ऐसे 2 उदाहरण लिखने होंगे, तो आपको ये 2 मैंने बता दिए हैं, आप अच्छे से इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। अब बात करेंगे अपन होमोफोन्स। तो होमोफोन्स बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन इनकी क्या होंगे, मीनिंग भी अलग अलग होंगे। हेयर की बात करें, सेल हो गया, वेट हो गया, देर हो गया, ये सब क्या है, होमोफोन्स है। अब आपका जो अगला प्रश्न आता है वर्ड इनटू इंग्लिश। तो जो शब्द आपको हिंदी में दे रखे हैं उनको इंग्लिश में बताना होता है और इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में बताना होता है। तो पहला बात करें, पहला शब्द का पिछले एग्जाम में आपका आया था उत्सव। तो उत्सव का क्या होता है, फेस्टिवल होता है, और परीक्षण आया था उसका क्या होता है, अर्थ होता है ट्रेनिंग होता है। तो ये कुछ शब्द और हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटिव है इसलिए करवा रहा हूँ आपको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है सामर्थ्य। इगेडेड मतलब क्या होता है, बुद्धिजीवी। इलाइक्ट्रन क्या होता है, सामंतवादी। चीफ क्या होता है, प्रमुख हो गया। कोनोइकल क्या होगा, उपनिषद हो गया। अब हिंदी वाले करवा दो, चुनाव, इलेक्शन, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। चुंबकीय, मैग्नेटिक हो गया। आदर का अर्थ क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है। तकनीक का टेक्नोलॉजी होता है। उपन्यास का नोवेल होता है। महंगा का कॉस्टली होता है। और ये पूरी पीडीएफ है, आप बाकी के सारे अपने थ्रू पढ़ लेना। कुछ इंग्लिश वाले हिंदी में लिखने होते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश में होते हैं, तो ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से याद कर लेना, बाकी पास वालों से पूछ लेना अगर आपको नहीं आता। अब मैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर में वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ। वो कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की अपन बात करें तो इसमें आपको दिक्कत आने वाली है इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप उनका प्रयोग करना और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट बहुत चुटकी बजाते हुए कर दोगे आप। तो सबसे पहले बात करें, आपको सबसे पहले छांटना आता है सब्जेक्ट। तो देखो स्टार्टिंग में आपको कोई भी शब्द मिल जाए, वो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली, ये मान लो आप। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप ये मान लो जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट, जो कोई भी वर्ड देके रखेंगे उसके स्टार्टिंग में आ जाए, वही क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होता है। तो जैसे ही पेंटेड द डोर, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या शब्द दिखाई दे रहा है, ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ का सब्जेक्ट हो गया। फिर अपन बात करें वर्ब की, तो वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। अब कोई भी कार्य करता है, जैसे आपको मुख्य नॉलेज हो गया कि प्लेइंग हो गया, स्टडिंग हो गया, ये सब ऐसी क्या होती है, वर्ब होती हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको कोई चीज़ अगर आ रही है तो वो क्या होती है, वर्ब। ये उन सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो तो वैसे ही कर लेंगे, और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। कैसे आप सब बता रहे हो सर ये कोई फिक्स टेक्निक थोड़ी होती है, ऐसी कोई फिक्स टेक्निक नहीं होती है, नया कोई ग्रामर का रूल होता है, लेकिन आपके लिए जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर आपको जो चीज़ देखने को मिले आप वहाँ पर उसको क्या लगा देना, वर्ब लगा देना बस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पेंटेड है, इसके अंदर क्या है, इज है, यहाँ पर क्या पुट है, यहाँ पर गेव है, यहाँ पर क्या है, थिंक है, यहाँ पर हैव कम है, और यहाँ पर लाइव्स है। तो ये सब क्या है, आपने देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आ गई, वर्ब आ गई। फिर आपको अगला क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या आता है, जो चीज़ लास्ट में आई एकदम, वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे द डोर ग्रीन हो गया, इंटेलिजेंट बॉय हो गया, द बैग ऑन द टेबल हो गया, ए पेन हो गया, ठीक है, प्लेजर हो गया, और लॉस हो गया, और जयपुर हो गया। तो ये सारी यहाँ पर क्या है,
सब्जेक्ट है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको मैं 2% पिछले साल आए थे, ये आपको खुद को करना है। तो रौनक मेड एक क्रैकिंग जोक, यहाँ पे सब्जेक्ट बताना तो ऑब्जेक्ट बताना। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग क्या है यहाँ पे रौनक है, और लास्ट में क्या क्रैकिंग जोक है, जो एक आर्टिकल ए से शुरू हो रहा है, तो वो क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ऐसा ही यहाँ पर करना है, वर्ब बतानी है और ऑब्जेक्ट बताना है। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या वर्ब आ गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। बस इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वर्ब कर देना है। आपको इतना सरल तरीके से सब्जेक्ट वर्ब कोई नहीं बताएगा। अब अगले वाला है इंग्लिश से हिंदी में बताना होता है। तो ये आप अपने साथ वाले से पूछ लेना, इसकी कोई फिक्स टेक्निक तो होती नहीं है, आपको बस आना चाहिए। पिछले साल आए थे तो वो मैं करवा देता हूँ। वाई डिड अवनी गो टू द प्रयाग, तो अवनी प्रयाग क्यों गई, इस बारे में इसको लिखना था, ये प्रश्न आया था, ये लिखना था। और दूसरा आया था हिंदी से इंग्लिश में बदलने में, तरुण क्या पढ़ रहा है, व्हाट वाज तरुण रीडिंग। आप बढ़ेंगे अपन टेंस की तरफ। तो टेंस आपको समझाऊंगा, और टेंस का पर्सन भी आता है, तो वो आपको कर लेना है। फिर अपन लास्ट में देखेंगे पंक्चुएशन जो आप कहते हैं। तो देखो टेंस सबसे पहले आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, और उसके भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का अर्थ होता है जो काम वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि आपको आएगा, कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा, जैसे कि कोई इंसान खेल रहा है, पढ़ रहा है, वर्तमान समय में कोई कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब लगती है, डू डज लगती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में क्या लगती है, इज एम आर लगेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। परफेक्ट में क्या लगेगी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगी, हैज हैव प्लस वर्ब की फॉर्म लगेगी। और इसमें साथ में आपको कैसे पहचानोगे परफेक्ट कंटिन्यूस को, सिंस व फॉर आपको देखने को मिलता है। अब पास्ट की बात करें तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में डिड लगती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर कंटिन्यूस की बात करें तो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगती है, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। फ्यूचर में विल लगेगा, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। और परफेक्ट में विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और कंटिन्यूस में क्या लगती है, सिंस फॉर के साथ विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो ये सब है। देखो टेंस एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको पता है इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप एक बार वर्ब देख लेना ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि डू प्रेजेंट सिंपल है, डू डज दे रखा है, तो आप ये समझ लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तब डज आएगा, वरना डू आ जाएगा, ठीक है। हैज है सिंगुलर सब्जेक्ट तब हैज आएगा, वरना हैव आ जाएगा प्लूरल के साथ। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बस। ये वाले पर्सन है, जैसे कि मैं कुछ पर्सन आपको करवा दूंगा यहाँ पर। पहले वाला पर्सन है, वी डैश टू गोइंग दिल्ली दिस इवनिंग, तो हम सुबह जाएंगे, तो वी यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, आर गोइंग, ठीक है। तो आप ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के ये सारे बीकॉम के बीए में पिछले साल के हुए आप खुद से पढ़ लेना और इन्हें सोल्व कर लेना। सारा सारा कराऊंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। लास्ट में है इंपॉर्टेंट कौन से, पंक्चुएशन मार्क। तो सारे पंक्चुएशन मार्क मैं आपको बता देता हूँ, प्लस एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ये वाला पर्सन भी आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर का, और बहुत ज़रूरी है। पहला वाला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको सकता है पूर्ण विराम, लास्ट में आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखना होता है, फुल स्टॉप लिखना होता है। जैसे और फुल स्टॉप का यूज लिखना होता है तो आप क्या, टू एंड द सेंटेंस। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो लास्ट में आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर क्या होता है, कोमा। तो ये क्या होता है, 2 चीज़ों को, 2 आइटम को, कोई लिस्ट हो गई, उस सेंटेंस हो गया, उनको अलग अलग करने के लिए, उनमें बीच में स्टॉप देने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। जैसे आई ब्रोट एप्पल, मैंने एप्पल भी खरीदे, अब बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स, तो 3 अलग अलग चीज़ें बताई, तो अपन ने क्या कर दिया, कोमा लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो कोमा का क्या काम होता है, ये चीज़ों को सेपरेट अलग करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन के एंड में पूछा जाता है, जिसमें क्या था, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसके लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगले वाला पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू शो द स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड सरप्राइज। तो आपको पता है आपके अंदर इसके, अरे क्या देख लिया, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं जहाँ पे वाव, अल्लाह, हुर्रा, ऐसे सब देखने को मिले, वहाँ पर आपको क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये आपके इमोशंस को शो करता है, सरप्राइज को, इन सब चीज़ों को दिखाने का कार्य होता है इसका। 5वां वाला पर्सन है कोटेशन मार्क। तो आपको पता है कोटेशन मार्क क्या होता है, अगर अपन किसी की
कोई भी व्यक्ति है उसकी कोई भी कोट कर रहे हैं, उसकी कोई कही हुई बात लिख रहे हैं, तो अपन किसका यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे टू शो द समवंस स्पोकन और राइटिंग वर्ड्स, तो किसी के लिखे हुए वर्ड को अपने शब्दों में लिखते हैं तब कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे ही सेड आई विल कम टुमारो, तो उसने कहा कि वो कल आएगा, तो ये चीज़ आपको तो उसने कहा कि वो कल आएगा, तो उसने कल आने के बारे में कहा, तो इसको अपन किस में यूज़ करेंगे? कोटेशन मार्क में यूज़ करेंगे। छठे वाला पॉइंट है अपोस्ट्रोफे। तो अपोस्ट्रोफे क्या होता है, इसका क्या काम होता है? यह आपको पोजीशन मतलब प्रभाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेगा। तो इसमें क्या, इट इज़ रेनिंग, तो इस चीज़ पे प्रभाव दिखाया जाए कि कल बारिश हो सकती है। सातवें वाला है कोलन। कोलन का क्या होता है? कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपन कोलन को चीज़ कर को यूज़ करते हैं। तो आपने तो काफ़ी बार लिखा होगा, आपने कोई चीज़ लिखी फिर कॉलम लगाया फिर आगे की चीज़ें लिखी हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, सी ब्रॉड 3 आइटम ब्रेड मिल्क एंड बटर, तो यहाँ पे कॉलम का यूज हो गया क्योंकि ये तीनों चीज़ों के बारे में बता रहा है। सेमी कॉलन की बात करें, टू ज्वाइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट कोज, तो दो अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन को। आई वांटेड टू गो हाउएवर इट स्टार्ट टू रेन, तो अब इसने बताया कि मैं तो जाऊँगा चाहे बारिश हो नहीं हो, तो जाने का कार्य और बारिश होने का कार्य दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको ज्वाइन करने के लिए किसका यूज किया गया है? सेमी कॉलन का यूज किया गया है। फिर अगला क्या होता है? डैश। तो डैश का प्रयोग किया जाता है, आप और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हो? डैश का प्रयोग करते हो। और लास्ट में क्या है? पैरेंथेसिस पर, तो आप कोई भी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बताने के बारे में पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हो, मतलब इन दो वाले साइन का प्रयोग करते हो इन्फॉर्मेशन। जैसे कि माई ब्रदर, अब उसके बारे में बताया कि वो एक डॉक्टर है जो दिल्ली में रहता है, तो डॉक्टर है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसको किस में लिखा आपने? पैरेंथेसिस में लिखा है। तो ये था आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो, जिसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी, ग्रामर और लेटर पैसेज सारा का सारा मैंने कवर करा दिया है। अगर पूरा वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि कौन कौन इसने पूरा कंप्लीट किया इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। धन्यवाद।